नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग विजन का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो उसी टेस्ट सीरीज को अभी तक हमने जो कि टेस्ट नंबर 2 जो कि पॉलिटी का है उसका जो कि 2 पार्ट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 73 एमसीक्यू को देख लिया था। टारगेट तो था 75 का, पर लास्ट के 2 एमसीक्यू में पता नहीं क्यों वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए फिर से हम वो जो 2 एमसीक्यू छूट गया पिछले वीडियो में उसको करते हुए आज जो है कि 73 से लेके 100 यानी कि आज आपका टेस्ट नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतने एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे जो भी दोस्त लोग जो है कि चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके आप हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, कहता है आपसे सीटीबीटी के बारे में बात करता है। सीटीबीटी क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सीटीबीटी के संदर्भ में कह रहा है, सीटीबीटी किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण संबंधी विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करता है। ओके। सेकंड कहता है, यह संधि परमाणु परीक्षण के कारण होने वाली मानवीय क्षति तथा पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी सहायता करता है। ओके। थर्ड कहता है, भारत सीटीबीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, मतलब भारत ने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, आपको सही चुनना है। पहला स्टेटमेंट है केवल एक, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, डी है सभी। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि सीटीबीटी जो इसीलिए लाया गया था कि जो परमाणु हथियार के परीक्षण है उससे संबंधित जो विस्फोट या अन्य परमाणु विस्फोट है उसको बैन किया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इससे जो कि मानवीय क्षति और पर्यावरणीय क्षति को रोकने में सहायता मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, भारत जो कि सीटीबीटी का सिग्नेटरी नहीं है। देखो सीटीबीटी को जो कि 1996 में यूएन में लाया गया था, जिसके तहत बोला गया जो 44 ऐसे विशिष्ट देश हैं। ठीक है, 44 ऐसे विशिष्ट देश करने मतलब इनको क्यों टारगेट किया जाए? क्योंकि इनके पास जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु बम या परमाणु हथियार या परमाणु परीक्षण तक पहुंच है इनकी। ठीक है, ये कर सकते हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोग जो कि अभी किए नहीं है पर अप्रत्यक्ष रूप से वो पहुँच रखते हैं अपना। तो ये 44 देश जब तक इसको साइन और रेटिफाई नहीं कर देते तब तक ये जो कि लागू नहीं होगा। और ये ध्यान रखना कि ये अभी तक लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू? क्योंकि अभी तक 35 देशों ने ही साइन और रेटिफाई किया है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन नहीं किया है, तो रेटिफाई करना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, और ये ध्यान दो कि जो आपका ये परमाणु संधि है सीटीबीटी, इसमें जो कि किसी भी तरह का परमाणु हथियार को परीक्षण को बैन किया गया है। अगर एक बार मान लो ये साइन हो जाता है तो कोई भी कंट्री, ठीक है, वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, वो लीगली बाइंडिंग होगा उस पर। तो इस आधार पर हमारा 3 वाला सब सही स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका है, वह संसद के दोनों सदनों की बैठकें स्थगित करता है। ओके। सेकंड कह रहा है, वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। देखो, तो अभी आप इसको देखो, जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि वो संसद के 2 सदनों की जो बैठक होती है उसको स्थगित नहीं करता। बैठकों को स्थगित करने का काम किसका है? स्पीकर का है। ठीक है, लोकसभा में तो स्पीकर है, राज्यसभा में तो जो सभापति है उनका काम है। लेकिन ये जो कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो कि ये पूरे सत्र को आहूत करता है या फिर सत्र का अंत करता है, ये काम राष्ट्रपति का। लेकिन सदन की बैठक को स्थगित करने का काम किसका? स्पीकर का है। तो इस आधार पर आप देखो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा देखो, अभी 2020 के पहले तक, ठीक है, 2020 तक ये प्रावधान था, पर अब क्या है, ये प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बोला गया लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ये 2020 तक था लॉ के हिसाब से, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसका अब जो कि डेट एक्सपायर हो गया है। मतलब अब 2020 के बाद से इस पर फिर से संशोधन नहीं किया गया, या तो फिर से इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अभी तक गवर्नमेंट ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो अब से 2021 से आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रावधान खत्म हो चुका है। तो अगर फिर से अगर गवर्नमेंट जो कि नई लॉ लाती है तो फिर या एक्सटेंड करती तो होगा, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से देखो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, सी गलती भी सही होगा, डी कौन से होगा? डी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संबंध में बात कर रहा है। इसमें से पूछा कौन से संबंधित प्रावधान सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या प्रावधान सही नहीं है। पहला है संसद सदस्य की योग्यता, क्या इसमें संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में बात की गई है? सेकंड कह रहा है मतदाताओं की योग्यता,
थर्ड कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चौथा कह रहा है निर्वाचन संबंधी अपराध। देखो इसमें जो कि संसद के सदस्यों की योग्यता की बात की गई है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण की बात भी कही गई है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी अपराध की भी बात, जैसे कोई करप्ट होता है, कोई भ्रष्टाचार संबंधी मामले आते हैं तो उस संबंधित अपराध को भी इसमें मिल सके। पर मतदाता संबंधी जो योग्यता है ना, इसको 1951 नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 है, 1950 है, उसके तहत जो कि कोई वोटर की योग्यता को लिखा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो जो हमसे क्या पूछा था, कौन से प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जगह कि मतदाता की योग्यता इसमें नहीं है, वो 1950 वाले में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है शेष सत्र न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड देने की शक्ति है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट करें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो आपको सही चुनना ऑप्शन है केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो सत्र न्यायाधीश है, ठीक है, सेशन कोर्ट है, वो जो कि मृत्यु दंड दे सकता है। पर ये ध्यान रखना जब भी वो मृत्यु दंड देगा वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट की अनुमति लेगा, मतलब हाई कोर्ट से बातचीत करेगा तभी वो जो कि मृत्यु दंड देगा। दूसरा देखो ये जो कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें 7 वर्ष तक का प्रावधान, जी हाँ ये भी सही है कि जो मैक्सिमम अगर किसी ऐसा कोई क्राइम है जिसमें मैक्सिमम 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है तो वो उसकी सुनवाई जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो इस हिसाब देखो आपका दोनों स्टेटमेंट सही रहता है, ऑप्शन सी सही है। अब थोड़ा सा इसको समझ लो, अगर कोई जैसे आपका न्यायाधीश है, ठीक है, एक सेकंड, जो जिला न्यायाधीश है अगर वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसको हम जिला न्यायाधीश कहेंगे, लेकिन अगर वो क्रिमिनल या क्राइम से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है तो हम उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है, सत्र न्यायालय। तो ये ध्यान रखना जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में क्या अंतर है। सत्र न्यायालय में आपका क्रिमिनल प्रोसेस या क्रिमिनल संबंधित केसेस आएंगे, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 77। चलते क्वेश्चन नंबर 78, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो क्या होगा। मान लो कोई मेंबर है पार्लियामेंट में और उसने अपना शपथ नहीं लिया तो क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वह संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र होगा, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट हमारा। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, वो सदन की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकता। मतदान में तो नहीं लेगा लेकिन कार्यवाही में भी भाग नहीं लेगा। अगर कार्यवाही में भाग लेता है तो उसको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के पात्र, जी नहीं, जब वो कार्यवाही में भी भाग नहीं ले, मतदान भी नहीं करे तो कैसे उसका विशेषाधिकारों का पात्र होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कह रहा है आपका राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 301 के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। आपको अपवाद बताना, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद को आधार पर विचार कीजिए। ये आपको एक आर्टिकल दिया गया, इसके आधार पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट दिया गया है संसद लोकहित में राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंध अधिरोपित कर सकती है, ओके। क्या ये राइट संसद के पास है, ओके, ये बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि संसद भारत के किसी भी भाग में माल की कमी के मामले में एक राज्य से दूसरे राज्य को वरीयता दे सकती है। जैसे मान लो कोई 2 राज्य है जहाँ पे कुछ संसद किसी एक राज्य को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही है, फंड दे रही है, कुछ सुविधाएं दे रही हैं, तो हो सकता है वो दूसरे राज्य को ना दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ वैसी ज़रूरत आ पड़ी जबकि दूसरे राज्य में वैसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा क्या संसद कर सकता है? क्या संसद राज्यों में इस तरह से भेदभाव कर सकता है? ये बात किया जा रहा है। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। आपके ऑप्शन है ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट देगा आर्टिकल 301 के तहत की जो प्रावधान बात किया गया है कि राज्य के सीमा के अवरोधों को हटाने के लिए, तो जो पहला स्टेटमेंट इसका कहता है ये बिल्कुल सही है। संसद जो कि लोकहित में राज्य के मध्य व्यापार है या वाणिज्य कुछ ऐसा आता है तो उसमें जो कि निर्बंध अधिरोपित कर सकती है। सेकंड देखो जो कि संसद जो कि वरीयता भी दे सकती है, ये आप बिल्कुल सही देखो। कोविड-19 के समय में जो कि आपके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की कमी या मेडिसिन या फिर इंजेक्शन या जो भी है ये सब चीज़ें दवाओं की कमी के कारण क्या हुआ, संसद जो कि किसी एक राज्य में को ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है जिसमें ज़्यादा कमी है, जिसमें कम कमी उसको कम फैसिलिटी दे, तो इस तरह का भेदभाव कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकती संसद, ठीक है। लेकिन अगर कुछ
विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी तो संसद कर सकती है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके आधार पर जो आपका सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये एक तरह से आप कर सकते हो करंट से आधार पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 आपको कुछ पहल दिया गया है, उसके बारे में कुछ उसके उद्देश्य पूछा है कि कौन सी पहल के कौन से उद्देश्य सही है। एक सेकेंड, हाँ, तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, पहला बोला है सागर मिशन। क्या सागर मिशन का उद्देश्य ये था कि भारतीय नौसेना विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाए। ओके। सेकंड कह रहा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या ऑपरेशन समुद्र सेतु का उद्देश्य ये था कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सकीय सहायता दे। ओके। थर्ड स्टेटमेंट आपसे करा ऑपरेशन वार्प स्पीड। क्या ऑपरेशन वार्प स्पीड का ये उद्देश्य था कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी लाने हेतु। तो देखो ये जो 3 स्टेटमेंट दिया आपको पूछा है, आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3, डी है सभी 1 2 3। तो अब इसमें देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। जो आपका सागर मिशन है, इसका सागर का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन कहाँ पे, कौन से रीजन में? हिंद महासागर क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखो पहला स्टेटमेंट को ये यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला जो सही है कि भारत ने जो कि कई सारे देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में जो कि मेडिसिन और खाना जो कि पहुंचाया है, जैसे मालदीव देख लो, सेशल्स देख लो, मेडागास्कर देख लो, इन सब जगहों पे, या कोमोरोस में भी जो कि इंडिया ने अपने मतलब वो जहाज से के थ्रू जो कि भोजन और मेडिसिन भेजे हैं। तो सागर मिशन वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे चला गया, ये गलत हो गया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु आप इससे आप नजर लगा सकते हो, ये तो होगा नहीं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु देखो ये इधर है ऊपर वाला, कि भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, जैसे मध्य एशिया कंट्री में, अरब कंट्री में जो भारतीय रहते हैं उनको वापस इंडिया में लाने के लिए जो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ठीक है, तो इस आधार पर पहला भी गलत है हमारा, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो ऑपरेशन वार्प स्पीड, ये देखो अमेरिका द्वारा चलाया गया था अपने ही राज्यों में कोविड-19 के वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए, और जो भी मेडिसिन वगैरह है उनमें तेजी से आवागमन हो सके, सुविधाएं मतलब तेजी से उनका विकास हो सके, इसके लिए जो कि ऑपरेशन वार्प स्पीड लगा। तो थर्ड वाला हमारा सही है, लेकिन ये किसके द्वारा? भारत द्वारा नहीं लाया गया, ये ध्यान रखो, ये अमेरिका द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये आपका पहल शुरू किया गया था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा एक दूसरे से मिसमैच है, दूसरा का ऊपर कर दिया गया, पहला का नीचे कर दिया। ठीक है, ऐसे है। तो आज का जो सही आंसर का ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपसे बात करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, पूछा है कौन सा सही है, ये ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है संविधान के तहत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प का उपबंध किया गया है। अगर मान लो कोई ऐसा एरिया राज्य है जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या है उस राज्य की, तो वहाँ पे जो कि द्विस्तरीय जो प्रणाली है उसको विकसित किया जा सकता है। ठीक है, आप त्रिस्तरीय न करके द्विस्तरीय प्रणाली को ही प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। तो इसका जो आपको सही उत्तर बताना है, ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए इसको। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है 81 का बिल्कुल सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ही इसको जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सेकंड भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई ऐसा राज्य जहाँ पे 20 लाख से कम आबादी है तो वहाँ पे जो पंचायत के, जैसे देखो 3 स्तर होते हैं ना, पंचायत के आपके 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम स्तर होता है, एक ब्लॉक स्तर होता है या मध्यवर्ती स्तर होता है, एक जिला स्तर होता है। तो जहाँ 20 लाख से कम है वहाँ पर जरूरी नहीं कि आप जिला स्तर पर भी पंचायत को, आप 2 ही स्तर पर भी पंचायत रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आप देखोगे छोटे राज्यों में होता है, जैसे सिक्किम हो गया जहाँ की आबादी बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे के लिए है। तो आप देखोगे दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, आंचलिक परिषदों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहले तो आंचलिक परिषद मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझ आया कि आंचलिक परिषद क्या है। फिर गूगल से इसका ट्रांसलेशन करने पर पता चला आंचलिक परिषद मतलब जोनल काउंसिल की ये बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हिंदी इतना कठिन लगने लगता है कि जैसे लगता है कि क्यों हमने हिंदी लैंग्वेज यूपीएससी के लिए लिया है। खैर ठीक है, सामने इंग्लिश होता है तो आप देख के अपना समझ सकते हैं। तो आंचलिक परिषद या जोनल काउंसिल की बात करें, जोनल काउंसिल के संदर्भ में आपसे पूछा है, ये एक सांविधिक निकाय, सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी, अर्थात इसे किसी एक्ट के थ्रू लाया गया है। सेकेंड कह रहा है यह केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है। देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसको जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 के तहत ही, जो 1956 के तहत ही बनाया गया था। और तो ये जो कि देखो आप एक एक्ट के तरह से बनाएगा तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है।
तो बी वाला गलत हो जाता है, डी वाला गलत हो जाता है, ए और सी बचा हमारा। ठीक है, अब बोला कि सभी प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। होम मिनिस्टर ही जो कि सभी जो भी होते हैं, जैसे 5 अभी आप देखोगे आंतरिक, ये हमारा जनरल काउंसिल है, नॉर्थ वाला है, ईस्ट वाला है, वेस्ट वाला है, साउथ वाला है, सेंटर वाला है, एक और है छठा बाद में एडवा 1972 एक्ट का, नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ठीक है, तो इन सभी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? होम मिनिस्टर ही होते हैं। तो देखो इसका जो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपको बहुत आपने न्यूज़ में सुना होगा, सदन के नेता, कई बार वर्ड ये आपको सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो बोला कि यह किसके तहत, इसका उपबंध किसके तहत किया गया? ऑप्शन ए संसदीय विधि द्वारा, बी है प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम द्वारा, सी है भारत का संविधान, डी है कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी है। सदन का नेता का जो वर्ड है ना, इसका जो जिक्र कहाँ किया गया आपका? प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम में ही इसका जिक्र किया गया। अब देखो सदन का नेता कौन होगा, तो अगर देखो लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा दोनों की बात करेंगे, तो पहले लोकसभा में देखते हैं। लोकसभा में जो कि सदन का नेता आपका पीएम होगा, अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो, अरे लोकसभा का सदस्य, सॉरी, लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि वो लोकसभा का भी सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कोई मंत्री, सदस्य नहीं कोई मंत्री होगा जो कि लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो वो सदन का नेता कहलाएगा। तो ये बात, इतनी बात आपको समझिए। और राज्यसभा में कौन होगा सदन का नेता? राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में जो सदन का नेता को वो एक मंत्री होना चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, दूसरा वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। दो बातें अगर होंगी तो वो जो कि सदन का नेता होगा राज्यसभा में। एक मिनिस्टर भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना, मिनिस्टर होना चाहिए और उस राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो इस आधार पर देखोगे तो राज्यसभा का सदन का नेता वो होगा। तो ये सही है, इसकी बात की गई है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी में है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम में इसका वर्णन किया गया है। 84 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 84, यह समिति, एक समिति के बारे में बात करें, यह समिति संबंधित मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करता है। ओके, यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ओके, और बजट पर बहस में सहायता करती है। ओके, समिति के सदस्य दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्षों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको इसके आधार पर किस समिति का वर्णन किया जा रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखो, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, सलाहकार समिति, विभागों से संबंधित समिति, स्थायी समिति, कार्य मंत्रणा समिति। तो देखो थोड़ा सा अगर आप गेस पॉइंट भी करोगे तो सलाहकार समिति तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, बजट पे बहस कर रही है, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जो इसको नाम निर्देशित करें, और दूसरा देखो ये देखो क्या करे, जवाबदेही सुनिश्चित करिए। तो जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? जो जिसके सामने वाला आंसरेबल होगा। अब अगर सलाहकार होगा तो वो एडवाइस देगा, तो चाहे माने चाहे ना माने, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर जवाबदेही सुनिश्चित करे तो ये समिति तो नहीं होगी। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति भी आपने सुना होगा, मंत्रियों के कार्य प्रबंधन से संबंधित की बातें करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका देखो थोड़ा सा और अगर आप गेस लॉजिक करोगे तो सामान्य प्रयोजन मतलब जो आपका सदन का सामान्य कार्य क्रियाकलाप चलता रहता है ऐसी समिति, तो वो भी तो ऐसा नहीं सामान्य क्रिया की बात नहीं करे। तो ये क्या है? विभागों से संबंधित स्थायी समिति की बात करें। देखो अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मंत्रालय व विभागों के अनुदान की मांगों पर विचार करता है। तो ठीक है, यहीं पे लिखा है। तो अब इसी से भी आप थोड़ा सा गेस करके लॉजिक करके आप जो कि पता कर सकते थे कि विभागों से संबंधित ये स्थायी समितियाँ हैं। अभी तक जो कि अगर आप देखोगे ऐसी जो स्थायी समितियां हैं अब तक जो है कि 24, ठीक है, 24 ऐसी स्थायी समितियां का गठन किया गया है, जिसमें बोला गया कि इसमें मैक्सिमम मेंबर जो कि 31 हो सकते हैं, और जिसमें से मैक्सिमम 21 लोकसभा से होंगे और 10 कम से कम राज्यसभा से होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैक्सिमम सबके होंगे, मैक्सिमम बताया गया कि इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, और मैक्सिमम अगर लोकसभा से देखें तो कितने मेंबर हो सकते हैं? 21, और राज्यसभा से देखो तो 10 मेंबर्स में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 84 के संबंध में। चलते क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में देखते हैं कि हमारा 85 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है संघ राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में बात करना है। ओके, ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है राज्य के स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मान लो कि कोई ऐसा संपत्ति है, निगम या कंपनी है जो कि राज्य का उस पर मालिकाना हक है, ठीक है, तो इस पर जो कि संघ जो है या केंद्र सरकार जो कि इस पर जो कि कर नहीं लगा सकती, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है।
ओके। सेकंड कह रहा है राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य के कराधीन के अधीन होती है। दूसरा स्टेटमेंट कर मान लो ये कोई राज्य है इंडिया का, अब इसमें मान लो यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संपत्ति है, ठीक है। तो बोला कि राज्य जो है कि इस पर जो कि टैक्स जो कि लगा सकता है, ये सेकंड स्टेटमेंट करा है, ठीक है। दो स्टेटमेंट आपने समझ लिया, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल दोनों, डी होगा कोई नहीं, ठीक है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका 85 का, ये गलत है। देखो जो राज्य का स्वामित्व वाला निगम या कंपनी है ना, उस पर जो कि संघ जो कि टैक्स लगा सकता है। ऐसा नहीं कि संघ टैक्स नहीं लगा सकता, संघ अगर चाहे तो वो उस पर टैक्स लगा सकता है, भले उस पर जो कि मालिकाना हक राज्य का हो, ठीक है। पहला हमारा गलत हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि अगर मान लो राज्य के भीतर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है कि संपत्ति है, तो इस पर जो कि राज्य जो कि टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको दिखाई दे रहा है एक तरह से कि कैसे जो कि सेंटर का दबदबा है राज्यों पर। अगर सेंटर के अंतर्गत कोई राज्य की संपत्ति आती है तो राज्य सेंटर जो इस पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन अगर राज्य के अंदर कोई सेंटर की संपत्ति आती है तो राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखो आपसे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है, ओके। सेकंड करें वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, ओके। सेकंड करें थर्ड कह रहा है विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। क्या ये सही है? देखो विधान परिषद का पहला अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि ये प्रत्यक्ष राज्य के लोगों द्वारा नहीं निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहीं पे मान गलत है। ये जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो जहाँ 3 वो आप काट दो, ऑप्शन हमारा डी कट गया, सी कट गया, बच्चा बी और ए। देखो एक दोनों स्टेटमेंट दोनों ऑप्शन में मतलब एक कॉलम हमारा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट का विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर कर, जी हाँ। देखो कोई अगर विधानसभा में जितनी टोटल नंबर है ना, विधानसभा की जितनी संख्या होगी उसका 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य जो कि विधान परिषद में मैक्सिमम होंगे। अगर मान लो किसी की संख्या 100 है विधानसभा में, तो विधान परिषद में मैक्सिमम जो कि आपका 33 जो कि मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हमारा। सेकंड स्टेटमेंट देखो वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन, जी नहीं, वर्तमान में जो कि 6 राज्यों में जो कि विधान परिषद था। जम्मू कश्मीर जब तक भारत का मतलब वो केंद्र शासित संघ नहीं बना था तब तक जो कि उसमें भी विधान परिषद था, तो तब तो 7 थे, लेकिन अब क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर नहीं है तो इस आधार पर कितने हो गए? अब 6 हो गए। तो हमारा 2 वाला भी गलत है, पहला सही है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। देखो कौन से 6 हैं हमारे जहाँ पे विधान परिषद है, तो आपका यूपी है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये जो कि आपका 6 हो गए ना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, ठीक है। ये 6 हैं। ये ध्यान रखना कि सबसे कम विधान परिषद मेंबर जो कि तेलंगाना में है, कितने मेंबर है? 40, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विधान परिषद मेंबर कहाँ है? यूपी में है, कितने में है? 100 मेंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है इस लिस्ट से, तो अभी कितने? 6 ही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन ए कह रहा है संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, बी कह रहा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा हो सकता है, सी कह रहा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से हो सकता है, डी कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा हो सकता है। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग का ध्यान बहुत कम जाता है, तो हम लोग इसको रीड नहीं करते। तो उस वजह से क्या होता है एग्जाम के टाइम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हो सकता है, क्योंकि हमने क्लियर कट इसके विषय में पढ़ा नहीं होता। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा इसे जो कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा, क्योंकि आप देखोगे एक बार अमेंडमेंट ऐसा हुआ था, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 हुआ था, जिसके अंतर्गत जो कि आपको मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। तो उस समय क्या किया गया था? विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा ही ये जो कि संशोधन किया गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है। देखो एक आर्टिकल दिया गया है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछिएगा। तो क्या दिया गया इसमें? ये महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं, ओके। सॉरी फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो 88, ये महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक हैं, ओके। इन्हें खैर की लकड़ी से कत्था, जिसे कैटिसू का गाढ़ा अर्क बनाने
के अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। ओके, हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौड़ वन उपज गिलोय के विपणन के में एक सफल उद्यम स्थापना से संबंध होने के कारण चर्चा में ये रहे हैं। ठीक है, ये जनजाति के बारे में आपसे पूछा ये कौन सी जनजाति है। तो आपका स्टेटमेंट और ध्यान रखें कहाँ पे ये पाए जाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए है मारिया गोंड, बी है चेंचू, सी है कोलम, डी है कातकारी। देखो तो जो ये कह रहा है पैसेज, ये जो आपका सही होगा वो ऑप्शन डी कातकारी। कातकारी जनजाति के विषय में ये कहा जा रहा है, ये वही गिलो कंपनी के साथ इन्होंने कुछ किया था अपना, जो कि इससे अपना बिजनेस इनका बढ़े, तो उसी कारण ये जो कि न्यूज़ में था। तो ऑप्शन डी इसका सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 89 आपका देखो, द्विसदनी विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते कौन से कार्य जो कि बाइकैमेलिज्म या द्विसदनी विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। ओके, सेकंड कह रहा है यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। ओके, थर्ड देखो, यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है तथा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। ओके, ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है जो कि द्विसदनी विधायिका क्या इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये सभी कार्य द्विसदनी विधायिका करती है। तो ऑप्शन ए देखो 2 और 3 है, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है सभी। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो कि समाज के सभी विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो माइनॉरिटी सेक्शन होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, जनजाति वर्ग होता है, इन सभी को जो कि द्विसदनी व्यवस्था जैसे राज्यसभा है, ठीक है, या जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ पर जो कि इन सभी का जो कि नेतृत्व प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट चाहिए, जहाँ पहला नहीं हो वो आप कर दो, हमारा ए वाला ऑप्शन कट गया। देखो दूसरा देखो, यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों पर, जी हाँ बिल्कुल सही है। यह जो कि देश का अगर देखो सेंटर में देखोगे जो राज्यसभा है वो सभी जितने राज्य हैं सभी राज्यों से चुन के जो प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे 2 नहीं वो आप कर दो, सी वाला हमारा कट गया। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा देखो यह एक पुनरावलोकन निकाय है। ठीक है, यह जो कि देखो शक्ति के संभावित उपयोग को प्रतिबंधित, जी हाँ। अगर मान लो लोकसभा में ने कोई मनमाना रूप से कोई कानून ला दिया, कोई धन विधेयक को छोड़ कोई और बिल ला दिया, ठीक है, तो उस पर जो कि क्या करती है, एक तरह से ये उन पर चेक एंड बैलेंस लगाती है, उनको रोकती है कि नहीं आप इस तरह से नहीं कर सकते, ये जो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है या कुछ जो भी है उस पर ये चेक लगाती है। तो ये बिल्कुल सही कि शक्ति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करे। तो 3 भी वहाँ सही, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के भाग 9 के तहत निम्न में से कौन से स्वैच्छिक या विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंध शामिल हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कर आपको विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंध के बारे में बात करना है संविधान के भाग 9 के संबंध में। जो भाग 9 यानी पंचायती राज के बारे में बात करें, पहला स्टेटमेंट का सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, क्या ये विवेकाधीन शक्ति है या वैकल्पिक शक्ति है। ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन। ओके, थर्ड कह रहा है पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करना। ठीक है, अगर आपने इन तीनों को ध्यान से देखा, आपको सही तो बताना है। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये सही है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ओबीसी को आरक्षण चाहिए पंचायतों में, ओबीसी को आरक्षण के लिए जो कि ये राज्य विधानमंडल का जो कि विवेकाधीन शक्ति है वो जब चाहे तो कर सकती है, कुछ राज्यों ने दिया भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। तो आपको देखो आपका ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सांसद या विधायक, ठीक है, को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है, जी हाँ, ये भी सही है। चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई एमएलए, अगर वो चाहे तो अपने जो उनके क्षेत्र में पंचायतें आती हैं वहाँ पे जो कि आने वाली पंचायतों को अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व के रूप में वो कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, जो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटें पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, जी नहीं, ये देखो ये विवेकाधीन या वैकल्पिक नहीं है, ये जो कि मस्ट है। भाग 9 में ऐसा लिखा गया कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर जो कि पंचायतों की सीटों पर जो कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये वैकल्पिक नहीं है आपका, ये विवेकाधीन नहीं है। ठीक है, ये अनिवार्य है, ऐसा बोला गया है। तो 2 तो आपका गलत हो गया यहाँ पे, 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, बोला है 91 बोला है किसी राज्य की विधानसभा के विघटित होने पर निम्न में से कौन से विधेयक लैप्स नहीं होंगे। अगर मान लो राज्य की विधानसभा विघटित हो गई है तो कौन सा विधेयक है जो कि लैप्स नहीं होगा।
ये ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। जी हाँ, अगर ऐसा कोई विधेयक है तो ये लैप्स नहीं हो, क्योंकि विधान हो सकता है विधान परिषद ने कोई बिल लाया होगा, अभी विधानसभा भेजा ही नहीं है, अब विधानसभा में भेजा ही नहीं, अब विधानसभा लैप्स हो गया तो वो क्यों लैप्स होगा। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे वह मूल रूप से विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। देखो, अगर कोई भी बिल विधानसभा में लंबित है, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाएगा अगर विधानसभा लैप्स होती है तो 2 हमारा गलत है। ठीक है, थर्ड देखो, ऐसा विधेयक जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया किंतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित है। जी हाँ, ये सही है। अगर देखो कोई ऐसा बिल है जिसे विधायिका जो कि दोनों सदन या कोई दोनों सदन जो कि पारित कर दिया, या फिर जहाँ पे विधानमंडल केवल उन्होंने उसको पारित कर दिया है, अब ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास रुका हुआ है कि वो अपना स्वीकृति दे, और इस बीच में क्या होता है, वो जो विधानसभा जो कि भंग हो जाती है, तो ऐसा बिल जो है कि वो जो कि लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, 2 हमारा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या कहता है, राज्यसभा के उपसभाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो राज्यसभा के एक होते हैं सभापति, ठीक है, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष तो मान लो सभापति हो गया, उपाध्यक्ष भी एक होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करें। उपसभाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में बात करना है आपको। उपराष्ट्रपति यानी सभापति, ठीक है, सदन सदस्यों के मध्य से उपसभाध्यक्ष की एक तालिका को नाम निर्दिष्ट करता है। मतलब कि एक उपसभाध्यक्षों का एक तालिका होता है जिसमें कौन कौन लोग जो उपसभाध्यक्ष बन सकते हैं, कुछ ऐसे जो सदन में मेंबर होते हैं उन्हीं के मेंबर्स से कुछ लोगों का नाम उसमें चुनते हैं, रिकमेंड किया जाता है, फिर चुना जाता है। ठीक है, फिर उसका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है और उपसभापति यानी सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर उपसभाध्यक्षों के पैनल का सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। जो ये पैनल अभी गठित किया गया था, क्या अगर मान लो सभापति भी नहीं है सदन में और उपसभापति भी नहीं है, तो ये जो पैनल गठित किया गया था, क्या उसमें जो सदस्य है वो जो कि इसकी अब सभापति की अध्यक्षता करेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट करा है। आपसे पहले इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है केवल एक, दूसरा है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति ही जो है कि सदन के सदस्यों के मध्य उन्हीं के बीच से जो कि उपसभाध्यक्षों की एक तालिका को नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जी नहीं, जो उपसभाध्यक्ष के पैनल हैं वो जो कि सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सभापति या उपसभापति का पद रिक्त है तो उस समय जो कि राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को तब तक के लिए सभापति बनाता है जब तक के लिए नया नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति न आ जाए। ठीक है, तो ये इस आधार पर देखोगे ऑप्शन सेकंड वाला गलत है, पहला सही आपसे सही पूछा था तो ऑप्शन ए हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं, राज्यपाल से संबंधित बात करें। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है यदि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु वापस करता है एक सेकेंड, जी हाँ, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु वापस करता है तो उसे 6 माह के भीतर इस पर विचार करना होगा। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि राष्ट्रपति जो कि किसी विधेयक को राज्य विधेयक के पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है तो जो विधेयक उस पर जो 6 माह के भीतर उस पर उनको पुनर्विचार करना होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो, यदि राज्य विधायिका द्वारा विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जी नहीं, ऐसा नहीं कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति है अगर मान लीजिए जो मान लो कोई विधेयक है, अब क्या हुआ विधानसभा ने उसको पारित करके भेज दिया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने उसको जो कि राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित रख लिया अपने पास। अब क्या होगा अगर राष्ट्रपति उसे वापस भेज देगा विधानसभा में तो क्या होगा कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसके लिए वापस भेज दिया तो फिर अगर राज्य विधानसभा अगर फिर से उसको चाहे उसमें संशोधित करे या बिना संशोधित के फिर से अगर पारित करके फिर से भेजती है राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के थ्रू, तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकृत करे, चाहे तो उसको अस्वीकृत करे, चाहे तो वो उसे अपने पास ऐसे अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के पास बाउंडेशन को वो माने, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे इस आधार पर गलत हो गया, पहला सही है सेकेंड गलत है। ठीक है, तो इस आधार पर देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, सेकेंड गलत है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला सही है।
तो ये भी देखो करेगा, तीसरा वाला मतलब स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी में सही होता है। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है जो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति के खत्म डाला। जी हाँ, अगर मान लो राज्य विधानमंडल कोई ऐसा बिल लेकर आ गई जो उस राज्य के हाई कोर्ट से संबंधित उसके पावर को ऊपर नीचे करने की बात करे, उसमें संशोधन करने की बात है, तो ऐसे बिल को राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के लिए के विचार के लिए आरक्षित करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, सेकेंड वाला गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। मतलब कि भारत के संविधान में पंचायत किस आधार पर विघटन होगा इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई नई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही कार्यरत होगी। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। पहला तो देखो इससे कि पंचायत को विघटित करने का कोई आधार संविधान में वर्णित नहीं है। दूसरा ये भी सही है कि अगर मान लो कोई पंचायत 5 साल के लिए गठित हो गई, 2 साल में किसी कारण से विघटित हो गई, ठीक है, तो जो अगला पंचायत गठित होगा वो जो कितना टेन्योर हमारा बचा, 3 साल का भी कार्यकाल बचा है, वो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए ही काम करेगी। ठीक है, 3 साल के लिए ही गठित होगी। मान लो कोई 5 साल का है, 4 साल में भंग हो गया या गठित वो जो कि ख़त्म हो गया ग्राम पंचायत, तो फिर अगला जो गठित होगा वो जो 1 साल बचा उसके लिए गठित होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक शर्त है इसकी कि अगर मान लो कि नेक्स्ट इलेक्शन जो नया इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, पंचायत का, उसने अपने 4.5 साल कार्यकाल को पूरा कर लिया है और सिर्फ 6 माह या उससे कम समय बचा हुआ है अगला चुनाव होने में, तब जो कि 6 माह के लिए जो कि फिर से पंचायत गठित नहीं हुई, तब क्या हुआ, एक नया चुनाव का आयोजन किया जाएगा पंचायत का, अब फिर से जो भी जीतेगा वो 5 साल के लिए उस टेन्योर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर कम से कम 6 माह समय बचा है तब तो दोबारा निर्वाचन नहीं होगा। अगर 6 माह से ज़्यादा समय बचा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी, तो फिर से उस पर चुनाव हो, मतलब उसमें जो निर्वाचन होगा और जो शेष काल के लिए ही जो पंचायत गठित होगा उस टाइम। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आपका इसका सही ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे राज्यपाल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसकी अर्हता क्या होगी। ठीक है, यानी योग्यता। पहला स्टेटमेंट का उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ओके। सेकंड कह रहा है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ओके। थर्ड कह रहा है आपसे वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, सोचिए क्या वो 35 वर्ष ही है एलिजिबल एज। तो यहाँ से देखो, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो देखो हर कोई भी अगर इंडिया के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पे पद पर है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हर जगह लिखा गया है, तो खासकर लोकसभा विधानसभा में। तो अब देखो पहला स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन सी हमारा कट जाएगा, बच्चा ए बी डी। दूसरा जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि ये 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका, ये भी सही है। ठीक है, कम से कम अगर कोई राज्यपाल को नियुक्त करना है तो कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है, और ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी संविधान में लिखा है। तो तीसरा भी सही हमारा, तो ऑप्शन डी कट जाता है। अब देखो जो कह रहा है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया है। देखो ये देखो संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, संविधान में किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए केवल 2 ही क्राइटेरिया है, 2 ही शर्त रखी गई है, एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कोई उसकी अर्हता की बात नहीं की गई है। तो ये जो दूसरा वाली बात है ना, ये परंपरा हो गई है। ठीक है, ये संविधान में नहीं हो रही, लेकिन परंपरा के तौर पर ये चली आ रही है कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसको राज्यपाल पर की तरह नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से परंपरा हो गई है, परंपरागत रूप से जो कि इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख लो, तो इस आधार पर यहाँ पे बात क्या करें संविधान में, तो संविधान के हिसाब से अगर देखो तो 1 और 3 ही सही है, दूसरा संविधान में नहीं है, परंपरा के तौर पर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन को ऑप्शन बी 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा सही है इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। पहला स्टेटमेंट है वह ऐसे उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जी नहीं, जो राज्यपाल होता है उसके जो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल नहीं निर्धारित करता, वो कौन निर्धारित करता है, संसद, हमारा जो पार्लियामेंट है वो निर्धारित करती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, तो जहाँ पहला वो कट जाएगा, ये कट गया हमारा, और देखते नीचे वाला, तीनों स्टेटमेंट हमारा कट गया। ऑप्शन देखो हमारा सी अपने आप आंसर आ गया। देखो एलिमिनेशन मेथड का एक फ़ायदा होता है कि आपको अगर एक श्योर है तो कभी कभी एक ही स्टेटमेंट से जो कि आपका आंसर निकल जाता है। पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। जी नहीं, ये गलत है। ये आपका जो संविधान संशोधन करके बोला गया था कि एक व्यक्ति जो है कि
एक से अधिक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए जो कि राज्यपाल के पद पर चुना जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन आया था आपका, उसी के तहत ये बोला गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरा देखो, संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत किसी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर जो कि राज्यपाल को हटाया जा सके, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो ऑप्शन सी वो सही होता है, पहला दूसरा गलत है। चलते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 97 बोला, निम्न में से किस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ उसके नीचे गांवों के समूह पर वाली मंडल पंचायत के साथ द्विस्तरीय पंचायत राज की बात की? देखो कौन समिति जो द्विस्तरीय की बात करती थी, तो सीधा आंसर है इसका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने बोला था कि देखो जो त्रिस्तरीय पंचायत उसकी जगह पर हम द्विस्तरीय पंचायत करते हैं। कैसे? एक तो जिला स्तर पर होगा पंचायत, दूसरा क्या होगा, जहाँ 15,000 से 20,000 की जनसंख्या आबादी है ऐसे जगह पे, इससे इतना के बीच में इससे कम आबादी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मंडल स्तर पे जो कि एक पंचायत गठित करेंगे। तो ये 2 स्तर बताए थे अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए आप बताइए कमेंट में कि अशोक मेहता समिति कब आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखो काफ़ी आपके बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो पूछा है आपको सही युग्मों पर विचार करना है। पहला बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके ये बोला कि इसके क्षेत्र अधिकार में आता है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है क्या? दूसरा बोला लक्षद्वीप समूह, क्या ये केरल उच्च न्यायालय में आता है? तीसरा बोला दादरा और नगर हवेली, क्या ये गुजरात उच्च न्यायालय में आता है? ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो देखो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, तो पहला जहाँ है वो काट दो। ऑप्शन फिर से देखो मेरा एक ही बार में आ गया, ऑप्शन 20 सही है। लक्षद्वीप समूह जो कि केरल में आता है। तीसरा गलत है, दादर नगर हवेली और दमन दीव ये जो कि गुजरात में नहीं आते, ये मुंबई में आते हैं। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में आता है। और एक चीज़ और याद रखो, मुंबई हाई कोर्ट में एक और आता है क्या, गोवा राज्य। आपका गोवा राज्य से संबंधित कोई भी केस होता है वो कहाँ सुना जाएगा, मुंबई हाई कोर्ट में। गोवा से ऐसा अलग उसका कोई हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 आपका प्राक्कलन समिति के संबंध में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है, इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किया गया था। ओके, सेकंड आपसे कर रहा है, इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, तो देखो आपको पूछा इसमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला ऑप्शन है गलत है। क्यों गलत है? इसको 1950 में तो स्थापित किया गया, पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकमेंडेशन पर नहीं, जॉन मथाई थे उनके रिकमेंडेशन पर जो कि एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति को स्थापित किया था। किसके रिकमेंडेशन पर? जॉन मथाई के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। सेकंड देखो इसके सदस्य केवल लोकसभा से, जी हाँ ये सही है, केवल लोकसभा के मेंबर ही इसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पहला तो गलत है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद आपका टेस्ट नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में आपको निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, ये ध्यान देखना कि सही पूछा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। ओके, सेकंड देखो वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। ओके, और उन्हें पदच्युत भी करता है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आपको सही उत्तर बताना। ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो 100 वाला क्वेश्चन है ना, इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो ये गलत है। क्यों गलत है? वह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तो नियुक्ति तो करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति तो करेगा जो लोक सेवा आयोग है राज्य के। ठीक है, लेकिन उनको पदच्युत जो कि राज्यपाल नहीं करता, उनको कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उनको जो कि उनके पद से हटाते हैं। तो इस आधार पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक सेकंड, ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1। तो इस तरह से आज हमने जो कि अपना पॉलिटिकल विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 2 था उसको भी ख़त्म कर लिया है। अब चलते कल से हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3। ये पॉलिटी का आपका 2 टेस्ट था, पहला और दूसरा जो कि दोनों पॉलिटी के टेस्ट थे। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गए। कल से शायद एक नया सब्जेक्ट का टेस्ट शुरू होगा। तो जो भी दोस्त या जो भी मित्र जो कि नए जुड़े हुए हैं चैनल से, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।